पिछले दिनों रूस ने तुर्की को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने में सहायता करने का ऑफर दिया था, जिसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस के इस प्रस्ताव के पीछे बहुत बड़े राजनीति की आशंका जताई थी। वहीं नाटो ने तुर्की को चेतावनी दी थी कि रूस के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले व्लादिमीर पुतिन के इरादों के बारे में जानने की कोशिश करे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अपने देश के 5वीं पीढ़ी के टेक्नोलॉजी को बेवजह तुर्की को नहीं दे सकते। लेकिन शायद पश्चिमी देशों की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करने का ऑफर रूस ने तुर्की को दिया है, वैसा ही चीन की तरफ से मांगे गए सहायता को रूस ने ठुकरा दिया है। दरअसल CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस की तरफ से तुर्की को 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन विकसित करने में सहायता करने का ऑफर देने के बाद चीन ने भी अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन J-31 के लिए रूस से सहायता मांगी थी, जिसे रूस ने बड़ी ही आसानी से ठुकरा दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जो सहायता रूस तुर्की को देने के लिए तैयार है, वही सहायता रूस ने चीन को क्यों नहीं दिया। अब इन बातों से जाहिर होता है कि व्लादिमीर पुतिन की तुर्की को लेकर पश्चिमी देशों को घेरने की राजनीति अलग है और चीन को लेकर राजनीति अलग है, क्योंकि तुर्की कभी भी रूस के लिए चुनौती नहीं बन सकता, लेकिन भविष्य में चीन चुनौती बन सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बेशक चीन ने दुनिया को दिखाने के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना लिए हों, लेकिन चीन के लड़ाकू विमानों में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की काबिलियत नहीं है और इस बात को चीन भी अच्छे से जानता है। रिपोर्ट का दावा है कि बिना हथियारों के चीन के लड़ाकू जहाज तेजी से उड़ान भर लेते हैं, लेकिन हथियारों के वजन के साथ चीन के लड़ाकू विमानों की क्षमता कम हो जाती है और सही निशाना लगाने में भी चूक जाते हैं। इसलिए चीन अपने 5वीं पीढ़ी के नए लड़ाकू जहाज J-31 पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन इस लड़ाकू विमान में भी वही समस्या है जो चीन के J-17 और J-20 लड़ाकू विमानों में है। चीन के पास J-31 के लिए ना तो रडार की एडवांस टेक्नोलॉजी है और न ही ताकतवर इंजन है, इसलिए चीन ने J-31 को बनाने के लिए रूस से सहायता मांगी है। शायद चीन को लगा होगा कि अगर रूस तुर्की की सहायता कर सकता है तो चीन की भी सहायता जरूर करेगा, लेकिन इस मामले में चीन को रूस की तरफ से बहुत। दोस्तों, भारत के लिए ये गर्व की बात है कि आज गूगल के CEO की पद पर आज भारतीय ही बैठा है। लेकिन यही भारतीय जब भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करता है तो इसकी शोभा में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि गूगल का वो CEO भारत के प्रधानमंत्री को सीना ठोक कर कहता है कि हम भारत में 75,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, 75,000 करोड़ की रकम को अगर अमेरिकी डॉलर में हम कन्वर्ट कर दें तो करीब 10 बिलियन डॉलर बैठते हैं। और दोस्तों, ये 10 बिलियन डॉलर की जो ये रकम है, ये गूगल के CEO का कहना है कि हम आने वाले 5 से 6 सालों में भारत में निवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, भारत के लिए ये गर्व की बात इसलिए है क्योंकि गूगल का इस्तेमाल करने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो जिस देश के हैं वो भारत के ही हैं। भारत के करीब 50 करोड़ लोग आज गूगल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल की सेवाएं लेते हैं और गूगल पर ही अपना कारोबार करते हैं, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि गूगल भारत के लिए कितना जरूरी है और गूगल को भारत कितना जरूरी है। और यही कारण है कि 75,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम निवेश भारत की इकोनॉमी में आने वाला है। परंतु दोस्तों, ये निवेश आखिरकार किस तरीके से भारत की इकोनॉमी में आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो भारत के जितने भी छोटे बड़े व्यापारी हैं उनकी एक जानकारी गूगल पर होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा ना सिर्फ उन व्यापारियों को होता है बल्कि गूगल को भी होता है, क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा यूजर गूगल का इस्तेमाल उस छोटे से छोटे व्यापारी तक पहुंचने के लिए कर सकेंगे, वो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा फेमस होगा। लेकिन अब गूगल का प्लान है कि गूगल फॉर इंडिया मूवमेंट भारत में चलाया जाए, जिसके चलते भारत की जरूरतों के अनुसार गूगल में चेंज किया जाए। क्योंकि दोस्तों, ये गूगल अच्छी तरह से जानता है कि भारत के 50 करोड़ यूजर आज गूगल के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट आज गूगल को भारत के लोगों से मिली हुई है। परंतु दोस्तों, भारत के यूजर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए गूगल के CEO का प्लान है। हालांकि आज दोनों बड़े बड़े लीडरों के बीच जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक मुहिम चलाने जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि डिजिटल इंडिया की मूवमेंट के तहत आप हमारे भारतीय बिजनेसमैन को एक ज्यादा बड़ी मार्केट उपलब्ध करवाएं और उनके लिए कुछ ऐसे शेड्यूल प्लान करें गूगल के ऊपर कि जिससे
जो उनका कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा नीडी पीपल के पास पहुंच सके, और इसके लिए गूगल की आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि गूगल का प्लान तो ये भी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में जो इतना भारी भरकम फंड उसने भारत में निवेश करने का प्लान बनाया है, उसके चलते भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में गूगल के ऊपर हर उस तथ्य की जानकारी होगी जो भारत के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और भारत के लोग जानना चाहते हैं। गूगल पर भारत के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मुहिम चलने वाली है, जिस मुहिम के तहत आपको सारा का सारा डाटा अब गूगल पर मिल जाएगा। हालांकि ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत है कि ना सिर्फ इससे भारतीय सक्षम बनेंगे बल्कि भारत की मोटी कमाई भी होगी, क्योंकि दोस्तों गूगल पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना कारोबार करते हैं। छोटे से छोटा बिजनेसमैन से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन आज गूगल के कारण ही पूरी दुनिया में फेमस है। यही कारण है कि गूगल आज हर भारतीय की जरूरत बन गया है। और अब गूगल का प्लान है कि भारत में अपने जो एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम को दूर करके आज भारत के 100 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा जा सके, और इसके लिए अब नीतियों में बदलाव किया गया है। और उसी के तहत आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आज मीटिंग हुई है। और दोस्तों इस मीटिंग में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत की तारीफ भी की है और भारत के मॉडल की तारीफ की है कि भारत ने जिस तरह से आज कोरोना वायरस की महामारी पर को निपटने में आज जिस तरह से एक युद्ध स्तर के कार्य किए हैं, उसकी तारीफ भी सुंदर पिचाई ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। हालांकि दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से डिजिटल इंडिया बनाने की मुहिम है, उस मुहिम के तहत आज जो मीटिंग हुई है और जो भारी भरकम निवेश गूगल करने वाला है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप भी गूगल का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप भी गूगल की सेवाओं से खुश हैं तो एक लाइक तो इस वीडियो को कर ही दीजिएगा। ईरान ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल को तबाह करने के लिए अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का निर्माण कर लिया है। ईरान के इस दावे के बाद इजराइल के अंदर माहौल पूरी तरह से बदल गया है। इजराइल ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैयारियों को और भी ज्यादा मजबूत करने का फैसला किया है। दरअसल ईरान के ऐलान के मुताबिक उसने गल्फ कोस्ट के करीब अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का निर्माण किया है, जो इजराइल को पल भर में तबाह कर सकता है। ईरान का खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब पिछले दिनों इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दी थी। ईरान के इस ऐलान के बाद सऊदी अरब और बाकी गल्फ देश अपने तेल भंडारों को लेकर चिंता में हैं। उन्हें डर है कि ईरान तेल भंडारों पर हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान पहले भी ऐसा कर चुका है। वहीं इजराइल की तरफ से वेस्ट बैंक और यरूशलेम के कब्जे की तैयारियों को लेकर भी यूरोपीय यूनियन इजराइल के ऊपर भड़का हुआ है। ऐसे में मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है। फिलिस्तीन और फ्रांस के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी भारत से माहौल को संभालने के लिए मदद मांगी है, लेकिन अभी तक इजराइल ने भारत से किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल और भारत के संबंधों के बीच में एक गहरा प्रेम है और इजराइल कभी भी भारत को किसी धर्म संकट में नहीं डालेगा। लेकिन इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और फिलिस्तीन के टेंशन को देखते हुए भारत से किसी भी तरह की मदद मांगने के बजाय ब्रिटेन से मदद मांगी है, और इजराइल की तरफ से यह मदद हथियारों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक समर्थन के लिए मांगी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने बोरिस जॉनसन को संदेश दिया है कि वह यरूशलेम और वेस्ट बैंक को अपना हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और अमेरिका भी यही चाहता है। यानी कि अगर ईरान ने मिसाइल सिटी का ऐलान किया है तो इजराइल का भी संदेश साफ है कि वह एक बार फिर से अरब देशों के साथ भिड़ने के लिए तैयार है, और इसका संदेश इजराइल ने अपने सहयोगी देश ब्रिटेन को दे दिया है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन तो इस मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ है। ऐसे में हो सकता है कि किसी सुबह में आप सोकर उठे और आपको यह खबर मिले कि इजराइल और अरब देशों के बीच में एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इस बार इजराइल दोगुनी ताकत के साथ अरब देशों से युद्ध करने के लिए तैयार।
पिछले 4 महीनों के अंदर चीन ने अमेरिका, भारत, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम को कई बार युद्ध की धमकी दे चुका है। लेकिन इसमें से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम ऐसे देश हैं जिन्हें चीन हर हफ्ते में एक बार युद्ध की धमकी जरूर देता है। वहीं पिछले कुछ दिनों से चीन भारत को हर दिन युद्ध की धमकी देता है। लेकिन इसमें से भी ताइवान ऐसा देश है जिसे चीन हर घंटे युद्ध की धमकी दे रहा है। और ताइवान को न केवल हर घंटे युद्ध की धमकी दे रहा है, बल्कि चीन दावा भी कर रहा है कि अगर ताइवान ने युद्ध किया तो केवल 2 से 4 घंटे में ही चीन पूरे ताइवान पर कब्जा कर लेगा। हालांकि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स एक तरफ अपनी सेना के खोखले दावे करते हुए ताइवान के रक्षा बजट का मजाक उड़ा रहा था, तो दूसरी तरफ ताइवान अमेरिका के साथ $6 अरब के पेट्रियोट मिसाइल का सौदा कर रहा था। और इस सौदे के तहत अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान को पेट्रियोट मिसाइल बेचने की मंजूरी दे दी है। और इस सौदे को मंजूरी मिलते ही चीन ने अमेरिका और ताइवान को धमकी दी है कि यह दोनों देश आग से खेलने की कोशिश ना करे, क्योंकि केवल $11 अरब के रक्षा बजट वाला ताइवान चाहे कितने भी हथियार क्यों ना खरीद ले, लेकिन चीन के आगे 2 से 4 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद चीनी अखबार के बड़बोलेपन का करारा जवाब देते हुए ताइवान ने कहा है कि एक बार चीन ताइवान के ऊपर हमला करके देखे, चीन को अपना राजधानी बचाना भी भारी पड़ जाएगा, क्योंकि 2-4 घंटे तो दूर की बात 2 से 4 साल तक भी चीन युद्ध को खत्म नहीं कर पाएगा। हालांकि चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका की रणनीतिक गलतियों की वजह से ताइवान के खाड़ी में एक भी गोलियां चलती हैं, तो अमेरिका और ताइवान को चीन के साथ एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा। वहीं एशिया टाइम्स का दावा है कि ताइवान और चीन दोनों ने ही अपनी मिसाइलों को एक दूसरे के खिलाफ तैनात करके रखा है, और अगर एक भी गोली चलती है तो पहली बार 21वीं सदी में एशिया के अंदर एक भयानक मिसाइल युद्ध की शुरुआत हो सकती है।